बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दो बड़े इक़दामात उनकी हुकूमत के जो हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। नंबर एक तो ये है कि जो जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप है जो उन्होंने बनाया, और उस ग्रुप के लोग जो हैं वो ब्लैकमेल कर रहे थे गवर्नमेंट को, और वो ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके बेटे के साथ ज़्यादती हो रही है और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको इंसाफ दिया जाए। चीनी का स्कैंडल हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या करप्शन की चीज़ें हो, इसमें जहांगीर तरीन का और उनके बेटे का कोई कसूर नहीं है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल लोग जो हैं नॉर्मली इतने आदाद शुमार या इतने कवानीन को ऐसे जानते नहीं हैं। ये बड़ा बारीक काम है वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना। जहांगीर तरीन साहब एक बहुत समझदार आदमी हैं और उनका एक पूरा करियर है बहुत सारी चीज़ों में। तो इन्होंने इनको कायल किया कि मेरे ऊपर तो गलत इल्ज़ामात लगे हैं, और ये सारे लोग कायल हो गए, एक ग्रुप बन गया बहुत बड़ा। इमरान खान साहब ने पहले कोशिश की कि असद उमर और परवेज़ खटक साहब और दीगर लोगों पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी इन 30-35 लोगों से मुलाकात करे जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के लोग हैं, और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे। लेकिन उन लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया था। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वो लगातार टाइम मांग रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिलना नहीं चाहते थे, उनको लगता था ये उन पर दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मेरी इत्तला के मुताबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने कायल किया कि अपने लोग हैं, हमारी अपनी पार्टी के हैं, MNAs हैं, MPAs हैं और कुछ सूबाई वज़रा भी हैं, इनको आपको मिलना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको मिलने के लिए टाइम दिया और ये मुलाकात हुई मंगल के दिन। यानी अब जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो एक दिन पहले ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में 11 MNAs थे। यानी अगर ये 11 MNAs निकले तो हुकूमत नहीं बचती। ये ज़रा आप कुछ चीज़ें क्लियर कर लें। 22 MPAs थे और उन 22 MPAs के अंदर 6 सूबाई वज़रा थे और एक मुशीर भी शामिल था। तो इस तरह ये 33 अरकान असम्बली सूबाई और कौमी ये इमरान खान साहब को मिले और इन्होंने कुछ मुतालबात किए। एक मुतालबा इन्होंने ये किया कि कमीशन बना दें मखसूस जज साहिबान पर मुश्तमिल, और 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के इन्होंने नाम लिए, एक और जज साहब का नाम लिया कि आप जजेस 3 हैं उनके ऊपर आप एक कमीशन बना दें और तहकीक करवा लें। तो इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे पे यकीन रखें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपके साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा, ऐसे किसी कमीशन की ज़रूरत नहीं है, ईजी हो जाए आप। मुस्तरद कर दिया उनका ये मुतालबा। दोबारा उन्होंने मुतालबा किया कि शहजाद अकबर को कम से कम आप हटाएं जहांगीर तरीन साहब वाले केसेस के मामलात के ऊपर से। अब क्योंकि बाकी सारा शुगर स्कैंडल से जुड़े बाकी सब लोग उनको शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं और ख़ाली जहांगीर तरीन को ना देखें तो ये एक दोहरा मेयार कायम हो जाता। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह भी मुस्तरद कर दिया, ये बात भी नहीं मानी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन तमाम लोगों को कहा कि आप लोग खातिर जमा रखें, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद उन्होंने जो सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं उनको इस मामले को देखने का हुक्म दिया है, जिसके बाद वो मज़कूरा अरकान पार्लियामेंट को इस बारे में आगाह करेंगे। तो ये जी वो सारा मामला जिसके ऊपर अपोजिशन ने भी अब कमर कस ली थी कि हुकूमत गिर जाएगी, बजट पास नहीं होगा, ये अरकान असम्बली इमरान खान से हाथ से निकल रहे हैं और कोई बहुत बड़ी तबाही फैल रही है। नून लीग ने कहा हमसे राब्ते में है, पीपल्स पार्टी ने कहा हमसे राब्ते में है। तो PDM की तबाही तो आपके सामने है, वो किस्सा पारी ना हुई। PDM अब आपको कहीं नज़र नहीं आती, इस्तीफ़ों का तस्करा आपको कहीं नज़र नहीं आता, इमरान खान की हुकूमत गिराएंगे वो आपको कहीं नज़र नहीं आता, फ़ौरन इलेक्शन करवाओ वो आपको कहीं नज़र नहीं आता। वो जो सारा का सारा बयानिया था PDM का, वो PDM समेत ही दफन हो गया। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी सियासत में ज़िंदा रखने के लिए इश्यूज़ के ऊपर बात करती रहती हैं। यानी बिलावल बात करेंगे महंगाई पे, बात करेंगे काजी फ़ायद ईसा वाले केस पे, बात करेंगे दीगर कुछ मामलात के ऊपर। तो इसी तरह मरियम नवाज़ अबसार आलम पे बात करेंगी, कश्मीर पे बात करेंगी। तो हर किसी ने अपना अपना नया मुद्दा ढूंढ लिया है और ख़बरें तो रोज़ निकलती हैं। लेकिन वो जो एक यूनिफाइड एफर्ट थी हुकूमत को गिराने की मुश्तरका कोशिश, वो ख़त्म हो गई है। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर ये बात साबित की है कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, चाहे उनकी अपनी पार्टी के 33 लोग उनसे मिलने आए। लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया, मुस्तरद किया और उन्हें ये कहा कि नाइंसाफ़ी मैं नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, बेफिक्र होकर वापस जाओ। और उनसे टाइम मांग लिया और अली ज़फ़र साहब को कह दिया कि आप इस सारे मामले को देखकर इनको मुतमईन कर दें। तो ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 90 से ज़ायद सीनियर तरीन अफसरान को
उनके घर भेजने का फैसला किया जा रहा है। ये बहुत अहम है। ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान को चलाने के लिए ज़िम्मेदार है, ब्यूरोक्रेसी जिससे हर हुकूमत को शिकायत रहती है, ब्यूरोक्रेसी जिसका किबला दुरुस्त हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर मेयार का काम होना शुरू हो जाए, पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का दिल नहीं करता काम करने का। वो पब्लिक से अपने आप को अलग किस्म की एक चीज़ समझते हैं और उनको लगता है कि वो हुक्मरानों से भी बड़े हुक्मरान हैं, क्योंकि उनकी हमेशा हुकूमत रहती है। एक दफ़ा CSS करके आते हैं या इम्तिहान पास करके आते हैं, उसके बाद वो जब तक रिटायर नहीं होते 60 साल की उम्र तक, उनको पता है उनको कोई हिला नहीं सकता उनकी कुर्सी के ऊपर से, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो पहली दफ़ा तलवार तैयार हुई है। ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने मीटिंग की है और कुछ 1300 से ज़ायद अफसरान थे। मैंने आपको पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कौन से अफसरान काम करते हैं और कौन नहीं करते, और कौन से काम में रुकावट डालते हैं, और कौन ऐसे हैं जो काम ख़राब करते हैं, और कौन ऐसे हैं जो काम के बदले में काम डालते हैं। तो इन अफसरान को जब चेक किया गया तो 20, 21 और 22वें ग्रेड के, अब ये बहुत बड़े ग्रेड्स हैं, 20वां ग्रेड, 21वां ग्रेड, 22वां ग्रेड, ये टॉप के ग्रेड होते हैं ब्यूरोक्रेसी के। यहाँ पे जाके ये अपने आप को खुदा समझते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो ये जो 20वें, 21वें और 22वें ग्रेड के ऐसे अफसरान जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उनकी सालाना रिपोर्टें, उनकी बहुत सारी चीज़ें वो देखने के बाद ये 90 से ज़ायद इनमें से शॉर्ट लिस्ट किए गए और नाम भिजवा दिए इमरान खान साहब को कि इनको तो घर भेजें आप। अब इन अफसरान को शोकाज नोटिस भी भेजे जाएंगे और इनको घर भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इनको ज़ाती सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आके कहें। लेकिन फ़िलहाल ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में और इसका रिएक्शन भी आ सकता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी होकर जवाब देने के लिए मैदान में भी आ सकती है। बहुत सारे सुस्त लोग पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान में। तो वो लोग ये सोचेंगे कि इनको निकाल दिया तो कल हमें भी निकाल देंगे। और ब्यूरोक्रेट को निकालना 60 साल की उम्र से पहले ही नहीं। ब्यूरोक्रेट को ये लगता है कि आज मैं नौकरी पे आ गया हूं ना, अब मैंने 60 साल तक नौकरी करनी है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अगर बीच में किसी को निकालेंगे तो बाकी सारे महसूस करेंगे कि यार या तो यहां काम करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जाएगी, हमारा तो हिसाब किताब होगा। तो इसके खिलाफ एक रिएक्शन आ सकता है, जरूर आ सकता है। लेकिन ये बोल्ड स्टेप, आज 2 बोल्ड स्टेप हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। एक जो मैंने आपको पहले बताया तरीन ग्रुप वाला, और एक ये हो गया जिसमें ब्यूरोक्रेसी ताउन जो नहीं कर रही और जो काम नहीं कर रहे उन अफसरान को घर भेजने की तैयारी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर फर्दर क्या करते हैं, नाम उनको भिजवा दिए गए हैं। एक और खबर मैं आपको देता हूं, कश्मीर के मामले पर भारत से क्या बातचीत हो रही है अवाम के सामने आनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने यह मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि भारत से बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं। इस मामले में क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, ये अवाम के सामने आना चाहिए। इसमें उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी अपने साथ खड़ा किया था, उनको बुलवाया था स्पेशली और बुलवा के कश्मीर के ऊपर बात की थी, क्योंकि कुछ सोर्सेज से खबरें उनके पास पहुंची हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और मैंने उसके ऊपर पूरा एक वीलॉग किया है, तफसीली मैंने बताया कि हुआ क्या एक्चुअली, हकायक मैंने आपके सामने रखे हैं। तो बात तो ठीक है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स से बातचीत हो रही है, दुनिया भर के अखबारात में ये रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन देखिए, अमेरिका भी बात कर रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान से, लेकिन बेशुमार चीज़ें वो तब तक पब्लिक नहीं करते जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती। पब्लिक करने से, उनका ढिंडोरा पीटने से वो मामला ख़राब होते हैं। दुनिया भर का तरीका ये है कि पहले चीज़ें तय कर ली जाती हैं, फिर बंद कमरों के अंदर अहम तरीन स्टेक होल्डर्स बैठ कर उसके ऊपर फैसला कर लेते हैं, और फिर पार्लियामान में या अवामी सतह के ऊपर वो चीज़ें लाई जाती हैं बाद में, जब उनका कोई हल निकलने वाला होता है। वरना अक्सर ये मुज़ाकरात और ये मामला सारे कटाई में पड़ जाते हैं और इनको स्पॉइल करने वाले या इनको ज़ाया करने वाले मैदान में आकर फ़ायदा उठाते हैं। अभी मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि चीज़ें हमारे सामने लाई जाए, लेकिन आपको याद होगा मुंह पे हाथ रख के बात कर रहे थे मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब। आज तक पता नहीं चला कि दोनों एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। अवाम के सामने तो नहीं लाया गया कि मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब मुंह पे हाथ रख के क्या कह रहे हैं। जब मोदी साहब आए थे यहाँ रायवंड में तो नवाज शरीफ साहब से क्या बात हुई थी तो हमें तो आज तक नहीं पता। और जब मोदी साहब ने अपनी बंदे भेजे थे यहाँ पे, मित्तल वगैरह आए थे और जिंदल वगैरह, ये यहाँ पे मरी तक में चले गए थे लोग, उनके बिजनेसमैन, तो वहाँ क्या बात हुई हमें तो नहीं पता। तो ये बातचीत जो है वो ऐसे पता नहीं चलती होती, इसके लिए बाकायदा साजगार माहौल बनाया जाता है, पहले कुछ चीज़ों को मिच्योर किया जाता है,
और फिर उसके बाद जब चीज़ें होने वाली हों, आपके हाथ में कुछ हो, तो फिर आप चीज़ों को पब्लिक करते हैं। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का यही रवैया होता है। लेकिन अपोजिशन की डिमांड इस बारे में ठीक है कि कोई धोखा ना हो जाए पाकिस्तान के साथ। मरीम नवाज साहब अगर ये बात इस नीयत से कर रही है तो बिल्कुल ठीक कर रही है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात भी कर रहा हो और भारत पाकिस्तान से टाइम भी ले ले और पाकिस्तान के पल्ले भी कुछ ना रहे। बहुत मुमकिन है, हो सकता है भारत पाकिस्तान से टाइम टेकिंग टैक्टिस हो उसका, ये ब्रीदिंग स्पेस वो लेना चाह रहा हो कि सांस लेने का मौका मिले, बहुत फंसे हुए हैं इस वक्त, और वो अपना फ़ायदा निकाले और फिर पाकिस्तान को कहे जी हम नहीं करते बात, और पाकिस्तान के पास फिर कुछ हो भी ना ये मोमेंटम हो, ना ये माहौल हो। तो ये इस हवाले से देखें तो अपोजिशन को एतमाद में लेना हुकूमत वक्त का और इस्टेब्लिशमेंट का, जो ये मुज़ाकरात कर रही है बैकडोर चैनल राब्ते से, उनकी ये जिम्मेदारी है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज मरीम नवाज साहबा ने एक इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की फ़ौज पे, और वो इल्ज़ाम है अबसार आलम पर हमले वाला। जो मामला है उसके ऊपर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है। वो इल्ज़ाम के जो अल्फाज हैं मैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको बता देता हूँ पढ़ के। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी पर भी पॉलिसी पर तनकीद करते हैं तो वो हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि वो चेयरमैन पैमरा रहे हैं, उन्हें पता है कि मामलात किस तरह चलाए जाते हैं। अगर वो किसी चीज़ को उजागर और गलतियों की निशानदेही करते हैं तो तनकीदी आवाज़ को खामोश करने का ये तरीका नहीं है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ये गलत रवायत है जो ख़त्म होनी चाहिए। देखें, अबसार आलम साहब ने तनकीद फ़ौज पे की थी, ये तो न्यूयॉर्क टाइम में भी छपा है, और मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, वो लगातार फ़ौज पे तनकीद कर रहे थे। तो मरीम नवाज साहब को लगता है क्योंकि वो फ़ौज पे तनकीद कर रहे थे लिहाजा उनको चुप करवाया गया है, तो उन्होंने इशारा फ़ौज की तरफ किया कि फ़ौज ने ऐसा किया है। हालांकि फ़ौजी सोर्सेज ये कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया, हमारा इस इक़दाम कत्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये गोली हमने नहीं चलाई। लेकिन अबसार आलम साहब जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, मरीम नवाज साहबा जो है उन्होंने ये इल्ज़ाम भी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर लगा दिया है। अगर इसको आप समझें, उनके बयान को देखें, अबसार आलम के ट्वीट्स को देखें, तो आपको समझ आ जाती है कि ये एग्जैक्टली उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर। अब आ जाएं आप एक और चीज़ के ऊपर कि अबसार आलम साहब ने क्या कहा है। अबसार आलम साहब ने आर्मी चीफ़ को मुखातिब किया है। अब किसी ने इनको जाके कोई इन्फॉर्मेशन दी है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। जनरल कमर जवेद बाजवा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो अभी कातलाना हमले का इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाया और आप मेरे ख़िलाफ़ बंद कमरों में गुफ्तगू फरमाते हैं, क्यों? आपने तो अपनी तरक्की के लिए मेरी काविशों का खुद शुक्रिया अदा किया था, जिसके गवाह आपके ससुर जनरल एजाज अमजद और आपके दोस्त जाहिद मुजफ्फर भी हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि जी मैंने जनरल बाजवा साहब को जनरल बनवाया, उनकी तरक्की करवाई, और उनकी तरक्की के लिए उन्होंने खुद मेरा शुक्रिया अदा किया था, और उस शुक्रिया के गवाह जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के ससुर। यानी एक अजीबोगरीब बात उन्होंने की है कि एक चेयरमैन पैमरा और एक सहाफ़ी वो कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनवाएगा। यानी मैं हैरान हो गया वैसे। और अगर ये हो रहा है तो फिर कमर जावेद बाजवा साहब को सोचना चाहिए या उनके इदारे को सोचना चाहिए कि क्या उनके आर्मी चीफ ऐसे आते हैं कि चेयरमैन पैमरा या अबसार आलम साहब जैसे सहाफ़ी जिनके वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म को कहेंगे और उनकी सिफारिश करवाई जाएगी और वो जाके बताएंगे जनाब इनको बना दे आर्मी चीफ। तो क्या ऐसे बनाए जाते हैं आर्मी चीफ? या नून लीग की हुकूमत ऐसे लगाती थी? और क्या इस तरीके से वो आर्मी चीफ बने हैं या वो उन्होंने तरक्की हासिल की है? तो ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए, कहीं ना कहीं से आना चाहिए। तो भैया आपके ससुर भी इसके गवाह हैं और आपके दोस्त जाहिद मुजफ्फर भी इसके गवाह हैं कि आपने मेरा शुक्रिया अदा किया था अपनी तरक्की के लिए। मैंने आपसे कभी किसी एहसान का, वो कह रहे हैं मेरा एहसान था आपके ऊपर, मैंने आपसे कभी इस एहसान का बदला नहीं चाहा, लेकिन अगर महज़्ज़ब इंसान की तरह आप किसी की बीमार पुरसी नहीं करना चाहते, गैर महज़्ज़ब होने का भी इल्ज़ाम लगा दिया, तो ऐसी गुफ्तगू क्यों? कम अज़ कम अपने ओहदे का ही ख्याल कर लें। दूसरी बात, मैं तो अपने माजी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को तस्लीम करता हूँ। ये आप समझ लें कि लोगों के दूसरे मशागिल भी होते हैं ज़िंदगी के, निजी ज़िंदगी के, तो उसको ये अक्सर लोग जो है वो इसको टर्मिनोलॉजी में यूँ इस्तेमाल करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी जो नसाबी काम होता है उसके अलावा दूसरा भी। तो इसको लोग ऐसे कहते हैं, ज़िंदगी में और भी मशागिल और बहुत सारे हैं, और निजी ज़िंदगी होती है लोगों की, उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, कोई गुनाह सवाब के पहलू होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी माजी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को तस्लीम करता हूँ और अपने रब से हमेशा माफ़ी का तलबगार भी रहता हूँ।
यानी अगर मैंने कुछ गलत किया है माजी में तो मैं अल्लाह से माफ़ी उसके लिए मांगता रहता हूँ। क्या आप और आपके कबीले में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तस्लीम करने की इखलाकी जुर्रत है? आपका कबीला से मुराद फ़ौज है। आप में और आपके कबीले में, यानी आप में और आपकी फ़ौज में इस किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं निजी, उनको तस्लीम करने की इखलाकी जुर्रत मौजूद है। तीसरी बात, सबसे पहले तो आप न्यूयॉर्क टाइम की इस खबर पर अमेरिका में मुकदमा करें और जीते, पैसे भी मिलेंगे और हकीकत भी सामने आ जाएगी कि मुझ पर कातलाना हमला किसने और क्यों करवाया। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए, क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है ना। न्यूयॉर्क टाइम में इल्ज़ाम उन पर लगा और अफसार आलम साहब फ़ौज पे तनकीद कर रहे थे, उसके बाद उन पर अटैक हुआ तो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये जिन्होंने किया है मैं जानता हूँ और आप मुझे इस तरह चुप नहीं करवा सकते। तो क्योंकि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे थे तो चुप तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ही करवाना था ना। तो फिर वो इशारा तो वो यही दे रहे हैं कि फ़ौज ने मेरे साथ किया ये ज़्यादती। मरीम नवाज़ साहबा ने भी फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाया। मुस्लिम लीग नून का पूरा मीडिया सेल अब ये जो अफसार आलम की ट्वीट्स हैं इनको धड़ाधड़ वायरल कर रहा है, धड़ाधड़ ये वायरल हो रही हैं ये ट्वीट्स। ठीक है, अब PMLN को इस वक्त फ़ौज सूट नहीं करती तो उनके खिलाफ अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज को इतना तगड़ा, इतना मजबूत होना चाहिए कि इन ट्वीट से उनको कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर उनको फ़र्क महसूस होता है और आम पाकिस्तानी में उनका इमेज ख़राब होता है तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि जिस बंदे ने अफसार आलम पे गोली चलाई, अब तो उसकी वीडियो भी आ गई है, उसको सामने लेकर आएँ, वो खुद बताए उसने किसके कहने पर और क्यों अफसार आलम को गोली मारी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मेरे ख्याल में इस मामले को जितनी जल्दी लपेट देंगे उतना अच्छा है, वरना इसके ऊपर बहुत सारी सियासत हो चुकी है, बहुत सारी आइंदा भी होगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।